Hello students, welcome to our YouTube channel BLS Institute Bikaner. I am Parveen Sharma. Today's topic is Financial Statement of Non-Profit Organization NPO. ये क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिन बच्चों के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर लगता है उनके लिए है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कई बार तो 12th में डाल दिया जाता है, कई बार इसे 12th से कोर्स के बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान बोर्ड की, RBSC की और CBSE की 2021 के एग्ज़ाम में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर को लिया गया है। NPO के बारे में हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसकी फ़ीचर्स क्या होती हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें हम तो क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऐसे स्टेटमेंट जो एट द एंड ऑफ ईयर बनाए जाएं, क्योंकि 11th में आपने देखा कि अकाउंटिंग का जो लास्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जो आपने पढ़ी है वो क्या है? वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और NPO का मीनिंग हमने लास्ट क्लास में किया है। थोड़ा सा बता देता हूँ मेन पर्पज़ क्या होता है। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन पर्पज़ प्रॉफिट अर्निंग होता है, लाभ कमाना होता है, तो वो कंपनी, वो संस्थाएं क्या बनाती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाती है। लेकिन हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऐसी संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूट जिनका मेन प्रॉफिट अर्निंग मोटो नहीं होता, ये सोशल सर्विस के लिए, समाज की भलाई के लिए काम करती है। इनको भी अकाउंट्स बनाने कंपलसरी हैं, अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इनके लिए भी क्या होता है? ज़रूरी होता है, आवश्यक है। इसीलिए दीज कंपनीज, दीज इंस्टीट्यूट्स हैव टू मेंटेन प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड हैव टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी क्या है? ज़रूरी है। तो देखिए, जो NPO है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाते हैं। NPO को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट बनाने हैं। नंबर 1 इज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नंबर 1 ये बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता। नंबर 2 पे ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आप किसी NPO के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे या अगर आप आगे चलकर किसी भी NPO के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो क्या होंगे? आपको एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आय व्यय खर्च खाता, या खर्च को हम व्यय भी बोल सकते हैं, आय व्यय खाता। ऐसे ही नंबर 3 पे आती है बैलेंस शीट। बच्चों, बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं है। इनकी बैलेंस शीट भी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के जैसी होती है। स्थिति विवरण। यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो 3 प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसलिए ये सभी कब बनाए जाएंगे? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष के अंत में, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है? 31 मार्च को। ठीक है, तो रिसिप्ट, पेमेंट अकाउंट, इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अब हम 1 बाय 1 इनको करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
जैसा कि हमने बात किया लास्ट क्लास के अंदर कि एनपीओ जो है पूरे साल अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करती हैं, जिसमें सबसे मेन बुक जो है वो है कैश बुक। क्या है? कैश बुक। क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, अ लाभकारी संस्थाओं के सभी ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं, तो ये पूरे साल क्या मेंटेन करती हैं? मेन रूप से कैश बुक मेंटेन करती हैं और थोड़े बहुत कुछ एक पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो कैश बुक को देखकर क्या बनाई जाती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। किसको देखकर? कैश बुक को देखकर क्या बनाया जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ ए समरी ऑफ कैश बुक। क्या कह सकते हैं? इट इज़ ए समरी ऑफ कैश बुक। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक की क्या है? समरी है। और हम क्या बता सकते हैं इसका नेचर क्या है? नेचर क्या होगा? अब कैश बुक का नेचर क्या होता है? कैश बुक का नेचर होता है आपका रियल नेचर। क्या नेचर होता है? वास्तविक खाता होता है। इसी प्रकार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का भी कौन सा नेचर होगा? रियल नेचर होगा। रियल नेचर होगा। किस आधार पर बनाया जाता है? यह कैश बेसिस पे बनता है। किस पे बनता है? कैश बेसिस पे। सीधी सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर कैश बुक की समरी है, कैश बुक को देखकर बनाया जाएगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी क्या होगा? कैश बेसिस पे बनेगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है। इट स्टार्ट्स विद, ये शुरू कैसे होता है? इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड एंड्स विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। यह कैश बुक के ओपनिंग बैलेंस से शुरू होगी और कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस से क्या होगा? ये ख़त्म होगा। ये कुछ बातें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश बुक है। कैश बुक को देख के बनाया जाता है। रियल नेचर का होता है, वास्तविक प्रकृति का है, कैश बेसिस पे है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं होंगी। इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक के ओपनिंग बैलेंस से शुरू होगा। एंड्स विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। क्लोजिंग बैलेंस जो कैश बुक का है वहीं उसी बैलेंस से क्या होगा? ये क्लोज होगा। तो फिर कैश बुक और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या हुआ बच्चों? बता सकते हैं आप? देखिए, कैश बुक जो है वो आपकी बनती है डेली बेसिस पे। कैसे बनती है? डेली बेसिस पे। डेली अगर आपने कोई रिसिप्ट, कुछ पैसा आया है, कोई पैसा आया तो आपने कहाँ लिखा? कैश बुक में लिखा। ऐसे ही कोई पैसे का आपने पेमेंट किया है, कोई अमाउंट आपने पे किया है, तो कैश बुक में आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। डेली बेसिस पे कैश बुक बनती है। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कब बनता है? एट द एंड ऑफ ईयर। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, तो ये कब बनाया जाएगा? एट द एंड ऑफ ईयर। तो देखिए क्या डिफरेंस है। एक तो पहला डिफरेंस, कैश बुक डेली बेसिस पे बनती है और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एंड ऑफ ईयर बनता है। क्लियर है? दूसरा, जैसे हमने देखा कि समरी ऑफ कैश बुक है। समरी का मतलब है जैसे मान लो आपने कोई एक्सपेंस साल में 6 बार या 7 बार किया। ठीक है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही बात कर लेते हैं। मान लो साल में 6 इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किए, तो कैश बुक में उसे कितनी बार रिकॉर्ड किया होगा? 6 टाइम्स रिकॉर्ड किया होगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो कितना आएगा? टोटल जो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर आपने पे किया, वो सारा का सारा टोटल जो आएगा वो पेमेंट साइड में एक साथ ही आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं समरी ऑफ कैश बुक। ऐसे ऑल रिसिप्ट एंड ऑल पेमेंट वो सारी की सारी रिकॉर्ड होंगी, ऐड होकर उनका टोटल आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। क्लियर है? ठीक है। देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं फॉर्मेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट की बात करते हैं कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। कब बनेगा? एट द एंड ऑफ ईयर। तो हम यहाँ लिखेंगे एट दी फॉर द ईयर एंडिंग, सॉरी फॉर द ईयर एंडिंग, या 4 आएगा फॉर द ईयर एंडिड। जो भी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग डेट होगी वो आपके यहाँ आ जाएगी। उसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे। कोई भी अकाउंट है उसका टी शेप फॉर्मेट होता है। एक लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट साइड हम नहीं लिखेंगे, हम इसमें रिसिप्ट और पेमेंट साइड का यूज़ करेंगे।
लेफ़्ट साइड जो है वो आपकी होती है रिसिप्ट। यहाँ अमाउंट का कॉलम और यहाँ आपके पेमेंट आ जाएंगे। जो भी पेमेंट्स होगा वो आपके यहाँ आ जाएगा, फिर वापस यहाँ अमाउंट का कॉलम। ठीक है, शुरू कैसे करेंगे? जैसे ही हमने देखा कि इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक के ओपनिंग बैलेंस से शुरू होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। और बैलेंस BD जो भी ओपनिंग बैलेंस है, अगर कैश का है तो कैश का बैलेंस आ जाएगा, और बैंक का है तो बैंक का बैलेंस आ जाएगा। क्लियर है? टोटल यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ऑल रिसिप्ट, क्या लिखेंगे? टू ऑल रिसिप्ट। और रिसिप्ट भी कौन सी? ओनली कैश रिसिप्ट। कौन सी लिखेंगे? कैश रिसिप्ट, क्योंकि जैसे कि कैश बेसिस पे बनता है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें नहीं लिखी जाएंगी। जितना भी कैश रिसिप्ट आपको ड्यूरिंग द ईयर हुआ है वो आप इसमें क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर देंगे। बाय साइड में ऑल कैश पेमेंट, ऑल कैश पेमेंट, जितना भी कैश पेमेंट आपका इसमें है सभी का सभी कैश पेमेंट, पूरा का पूरा कैश पेमेंट आप इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। फिर उसके बाद अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। क्लोज करने पर क्लोजिंग बैलेंस जो आपके आएगा वो इक्वल टू किसके होना चाहिए? कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस से मैच करना चाहिए। जो भी बैलेंस आएगा आप यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD कैरीड डाउन, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। क्लियर है यहाँ तक आपको? ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, जिसमें आपने देखा कि रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट आपके यहाँ आ जाएगी, टोटल पेमेंट आपके यहाँ आ जाएगी। ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस आपका जो बचेगा वो कैश बुक के इक्विवेलेंट ही बचना चाहिए। तो आपका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा ऑल रिसिप्ट, ऑल पेमेंट, तो एक तो कैश पेमेंट का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम ये जब यहाँ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है? जैसे नोट, फर्स्ट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। जो बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट आएगी, नगद लेन देन ही आएंगे, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आएंगे, उधार के लेन देन इसमें नहीं आएंगे। ऐसे ही नंबर 2 पे इट रिकॉर्ड्स ऑल आइटम whether it is related to any financial year। इसका क्या मतलब हुआ कि वो सभी आइटम को हम लिखेंगे अगर आपको इस साल में मिला है, आपके फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई रिसिप्ट है, अगर कोई पेमेंट है, चाहे वो किसी भी ईयर से संबंधित है, इस साल मिला है तो आप इसी साल के रिसिप्ट में लिखेंगे। इसी साल के पेमेंट में अगर कोई पेमेंट किया है तो पेमेंट में आप लिखेंगे। इसका मतलब, क्योंकि जैसे आपको अगर कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस अगर अच्छे से आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैश बेसिस क्या कहता है। कैश बेसिस कहता है कि चाहे वो कोई भी आइटम पिछले साल का हो चाहे अगले साल का हो, अगर आपको इस साल में मिला है तो आप इस साल के रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। अगर आपने पेमेंट किया तो पेमेंट साइड में आपको दिखाएंगे, चाहे वो आइटम जो अमाउंट है वो किसी भी साल से संबंधित हो, चाहे प्रीवियस ईयर से हो चाहे वो नेक्स्ट ईयर से हो। ठीक है, क्योंकि ये मैचिंग कंसेप्ट पे नहीं बनता, ये कैश बेसिस पे बनता है। अब इस साल करंट ईयर प्रीवियस ईयर की बात करें, जैसे हमने मान लिया हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2020-2021 है, 2020-21 है, तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? पिछला साल प्रीवियस ईयर होगा 2019-20, और नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 2021-22, 2021-22। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है जिस साल के हमें अकाउंट बनाने हैं। लेकिन अगर कोई आइटम पिछले साल का बाकी था, इस साल मिल गया, अब इस साल मिल गया तो जो कैश में मिला है वो आप रिसिप्ट में दिखा देंगे। आपको यहाँ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते समय बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना कि आइटम किस साल का है या इस साल का है या नहीं है। ठीक है, बात आ रही समझ में आपको? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जी, अगर रिसिप्ट इस साल में मिला है तो आप लिख देंगे, नहीं मिला है तो आप नहीं लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के बारे में कुछ
मेन बातें हैं। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे अभी। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे, रिसीट पेमेंट अकाउंट के, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं।